अभी ना ऐसा हो गया कि पैसे दो और विनर बन जाओ, पैसे दो क्रॉनिक करा लो। इतने साल में जब आपको ऐसा कोई ऑफर आया है कि आप मेरे साथ ये कर दो या फिर मेरे को ये दे दो तो आपको विनर बना दूंगा, बिल्कुल आते हैं ऐसे। मॉडलिंग में जीते तो आपको भी कई लोग बोले होंगे ना कि यार ये पैसा दे के जीत गई होगी। क्लबिंग हो रही है, यूज ऑफ द टाइम हम एंगेज होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और मैंने लोगों को देखा वो टाइम टाइम पार्टीज अटेंड कर लेते हैं, बट नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शेयर विद श्रेयस। आज के इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी इंस्पायरिंग आइडेंटिटी से जिन्होंने अपने सपनों को सिर्फ पंख नहीं दिए बल्कि दूसरों के लिए एक उम्मीद का रोशन दिया बनकर उड़ रही है। मिस राखी मंडल जी, एक नाम जो आज खुद में ही एक पहचान बन चुका है। एक काबिल मेकअप आर्टिस्ट, टाइटल होल्डर 2020 और एक होनहार पेजेंट कोरियोग्राफर। राखी जी से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने क्या कुछ फेस किया इस मुकाम पे आने के लिए और वो क्या एडवाइस देना चाहेंगी अपनी अपकमिंग जनरेशन को जो इस ग्लैमर इंडस्ट्री में आना चाहती है। हेलो राखी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? थैंक यू मैम, आप मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और इस पॉडकास्ट में आप आए। थैंक यू आपको, मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया और यहाँ की वाइब भी काफ़ी पॉजिटिव है और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। राखी मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जिस राखी मंडल को आज मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, टाइटल विनर है और एक पेजेंट कोरियोग्राफर है। बट मैं ये जानना चाहूँगा पहले राखी मंडल क्या थी, आपको क्या करना था, या फिर आपका ऐसा कोई प्लान शुरू से था कि आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में ही आना था? देखिए, मेरा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था कि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि मैं एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से मेरे फैमिली में सभी, मेरे डैड, मेरी मम्मा सब टीचर ही हैं। मम्मी तो अभी टीचर नहीं है, पहले टीचर थी मम्मी। और भैया भी मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो और मैं भी काफ़ी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज थी। तो ऐसा था कि एजुकेशन वाली फील्ड में ही जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। बट बोलते हैं ना, आपको पता नहीं होता है कि कब आपको ऐसी चीज़ें मिल जाए या ऐसा मौका मिल जाए कि आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाए कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ। और आर्टिस्ट्री की रही बात, मेकअप आर्टिस्ट्री की जो बात है, तो जब मैं एमकॉम कर रही थी, मास्टर्स मेरा हो रहा था, तो जिनसे मैंने मेकअप सीखा है बेसिकली उनके मैं मॉडल बनी थी, ठीक है। वो किसी के रेफरेंस से मैं उनकी मॉडल बनी थी। तो जब फर्स्ट टाइम मेरा मेकअप हुआ था तो मैं बहुत ही सरप्राइज थी खुद को देख के कि मेकअप इज़ समथिंग एल्स, कुछ नया था वो मेरे लिए। क्योंकि कॉलेज के टाइम पे मेकअप हमारे लिए था एक सिंपल से स्टूडेंट, नॉर्मल सा हेयर स्टाइल करना और बस बेबी लिप्स लगाया और कॉलेज चले गए, ऐसा था। बट वो जब मेरा मेकअप हुआ तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि आई कैन बी अ मेकअप आर्टिस्ट। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये एक आपके ग्लैमर को दिखाता है, आपके पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आती हैं। सो दैट मुझे लगना कि आपको मेकअप इंडस्ट्री में कितना साल हो गया काम कर? मुझे आराम से तो 6 इयर्स में आपने काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया होगा, काफ़ी क्लाइंट के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस को भी फेस किया होगा। तो सबसे वियर्ड एक्सपेक्टेशन क्या थी किसी क्लाइंट की जो उसने आपसे डिमांड की हो? अभी तक तो एज सच मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है ऐसा कि क्लाइंट की कोई भी एक्सपेक्टेशंस हो वियर्ड, जो मतलब मेरी जो वियर्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट बहुत बार चैलेंजेस हमको ये फेस करना होता है क्योंकि हर बार आप देख ही रहे होंगे इंडस्ट्री में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। मेकअप में बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और हर दिन बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट सर्टिफाइड होकर निकल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको क्लाइंट को वो सर्व करना है जो उनकी डिमांड है। अब एक मेकअप आर्टिस्ट को कब मानती है कि वो पूरा एक मेकअप सीख चुका है, या फिर मतलब उसको मेकअप करने के लिए रेडी है, वो रेडी है मतलब वो क्लाइंट अटेंड कर सकता है? ओके, देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं क्लासेस भी लेती हूँ, स्टूडेंट्स हैं मेरे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो मैक्सिमम 1 मंथ टू 35 डेज़ के या फिर 15 डेज़ 20 डेज़ के ही होते हैं। तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मेरा काम है बच्चों को अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी बताना, प्रैक्टिकल करके बताना, उनके छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करना। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। वो एक मॉडल के ऊपर मेकअप करके वो कोशिश करते रहते हैं। अगर देखिए आपके अंदर लगन है ना कोई काम करने की, तो फिर आप 10 दिन में भी बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। क्योंकि आजकल देखा होगा आपने कि इंडस्ट्री में बाहर मेट्रो सिटीज़ में देखिए 1 वीक का ही कोर्स होता है, 1 वीक टू 12 डे रैश कोर्स। हाँ, तो उसमें भी बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, जब मैं मेकअप सीख रही थी तो जिनसे मैंने सीखा रिंकी मैम से, तो विदिन मतलब मेरा 35 डेज़ का कोर्स था और विदिन 15 डेज़ उन्होंने मुझे जितनी सारी चीज़ें जो भी मेकअप थ्योरी एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें मुझे उन्होंने बता दी। और उन्होंने बोला कि आज एक
अपने से ब्राइडल मेकअप करके दिखाओ मुझे। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड का किया था, तो मैम को मैंने पिक्चर सेंड किया और मैम ने ब्रिलियंट लिख के भेजा मुझे। तो मतलब मैम का ये कहना था कि अनएक्सपेक्टेड 15 डेज़ में, इतने कम डेज़ में इतना अच्छा काम करके देना। तो मुझे ऐसा लगा कि वो आपके मेहनत के ऊपर है, आपकी अगर लगन है तो कोई चीज़ आप डजन में भी सीख सकते हैं, आप सालों भी लगा सकते हैं। जैसे मेकअप इंडस्ट्री में आने के लिए जनरली घर वाले मानते नहीं है। घर वालों का कहना है कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ लोग बिगड़ जाते हैं, जो मेरे घर का टिपिकल एक माइंडसेट रहता है, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, वो उसी तरीके से देखे हैं। तो आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया कि आपको मेकअप की इंडस्ट्री में जाना है, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है? ओके, ये एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे, मैं जब बीकॉम कर रही थी, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था और उस टाइम पे ही ऐसा था कि मुझे, मतलब मेरे माइंड में ये था कि मुझे तो बैंकिंग की कोचिंग करनी है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो ये ग्लैमर से तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था इस बारे में। तो जब मैं एमकॉम में आई तो मैंने बताया मास्टर्स करते करते मेरा मेकअप हुआ, तब मेरे दिमाग में आया कि मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है। अच्छा ठीक है, तो मैंने अपनी मम्मी से ये बात कही, तो मम्मी मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ऐसा ऐसा है, ये इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा काम चलता है, ब्राइडल मेकअप होती है, बहुत अलग अलग तरीके के मेकअप होते हैं और आने वाले कल में बहुत ही ग्रोइंग है ये, मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा। तो मम्मी ने मुझे बोला कि पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, पीजी कंप्लीट करो, मार्क्स नहीं गिरने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया मेरे पापा एक एचएम है, तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड पूरा टीचर से भरा हुआ हो तो वो हमेशा यही एक्सपेक्ट कर दे कि हमारे बच्चे भी वैसे ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे हों। तो फिर मैंने मम्मी की बात मानी, ठीक है मैं करूँगी मास्टर्स, क्योंकि मेरा मास्टर्स करने का एज कोई इरादा नहीं था। बट मम्मी ने बोला कि घर में ऐसा कोई है ही नहीं कि जो मास्टर्स ना किया हो, मिनिमम डिग्री सबके पास मास्टर्स है, तो तुमको करना पड़ेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। और एजुकेशन से दूर रहना कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी भी जो आने वाले जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं, अब जो भी बिगनर्स हैं किसी भी फील्ड के हों, मैं हमेशा एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी ही देती हूँ। तो वो मान नहीं, एक टाइम के बाद बाबा तो नहीं मान रही थी कि नहीं जाना इस इंडस्ट्री में, कुछ अच्छा काम करूँ। तो मैंने कहा ये भी अच्छा काम है, एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। जैसे सबसे बड़ा आजकल की जो जनरेशन है उनको ये लगता है कि अगर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको पार्टी करनी पड़ेगी। तो मैं इसके ऊपर आपका विजन जानना चाहूँगा कि ज़रूरी है कि पार्टी करोगे तभी आपको काम मिलेगा, कॉन्टैक्ट बनेंगे? देखिए अभी तक तुम, आप मुझे जब से जान रहे होंगे आपने देखा होगा मैं पार्टीज अटेंड नहीं करती, ठीक है। बहुत ही साल में 1-2 पार्टीज मैंने अटेंड कर लिया तो बहुत बड़ी बात है वो। और बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट इतना नहीं मिल पाता है टाइम, क्योंकि जो भी पार्टीज़ होते हैं, अगर आपकी किसी फ्रेंड की शादी है या कुछ भी पार्टीज़ हो रही हैं, क्लबिंग हो रही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंगेज होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और मैंने लोगों को देखा वो टाइम निकाल के पार्टीज़ अटेंड कर लेते हैं, बट मैं एक्चुअली इस माहौल में जाना नहीं चाहती। क्योंकि आज की यूथ को लगता है कि क्लबिंग जाऊंगी, बड़े बड़े लोगों से मिलूंगी तो मेरे को काम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं भी तो पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ ना। अगर जिनसे मैंने सीखा है, इनफैक्ट वो भी नहीं करनी है, मैंने उनको भी देखा हुआ है। तो आप, ये आपका ना माइंडसेट है कि आप ना अभी के यूथ को देख के ये अपना दिमाग में ये चीज़ें बैठा लिए हो कि मैं पार्टी करूँगी, मैं बड़े बड़े बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन से मिलूंगी तो मुझे बड़े कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, आप काम करते जाइए, आप अच्छे क्लाइंट्स बनाइए, आपको वहाँ से ग्रोथ मिलेगा। मतलब आपका काम अच्छा है तो आपको काम मिलेगा। एग्जैक्टली आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका सोशल मीडिया पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए, आप उसमें एक्टिव रहिए, आप अपने काम को शो करिए, ये सारी चीज़ों से बहुत हेल्प होता है। और जैसे आजकल ये कोलैब का ज़माना आ गया है, हर कोई खोजता है कि कोलैब में मेरे को मेकअप आर्टिस्ट मिल जाए। मैं खुद खोजता हूँ कोलैब में मेरे को मेकअप आर्टिस्ट मिल जाए। मैं ये जानना चाहूँगा, मेकअप आर्टिस्ट को कोलैब करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और कितने हद तक कोलैब करना चाहिए? देखिए मैंने जब स्टार्ट किया था 2019 में, तो मैंने कोलैब में बहुत काम किया था, अभी भी मैं कर रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है जेन्युइन है, इनका काम अच्छा है, मेरे को जिनके साथ काम करना है, जिस मॉडल के साथ मुझे काम करना है या जिस फोटोग्राफर के साथ काम करना है, अगर मुझे उनकी चीज़ें पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो और उनको अगर मेरे थ्रू कोई ग्रोथ चाहिए तो मुझे वहाँ पे कोलैब करने में दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी बिगिनर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको कोलैब करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो आप करो, क्योंकि आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिल जाता है। एक टाइम के बाद आप एक फेस बन जाते हो, आपको वैसे भी फिर कोलैब करने के लिए सामने से कुछ सोचने से पहले सोचेगा। जैसे एटीट्यूड मैटर करता है मेकअप आर्टिस्ट पर? किस स्टार्ट पा रही है? जैसे कई मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना कि एक पढ़े मेकअप कर लिए, तो उनसे अगर कोई छोटा फोटोग्राफर पूछ रहा है मैम एक शूट मिल सकता है कि आपके साथ कोलैब में, तो वो बोलते हैं ना कि नहीं मैं सिर्फ पेड शूट करती हूँ।
मैं तो करती हूँ, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, मैं डेफिनेटली करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे कारण सामने वाले की थोड़ी भी हेल्प हो पा रही है तो इट्स गुड राखी, इसमें गलत क्या, आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा मिथ क्या है मेकअप इंडस्ट्री का? मिथ तो मतलब सामने वाले ने आपको ऐसा कुछ बोला हो कि यार मेकअप करने से ये होता है मेकअप, और आप चौंक गए हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ मिथ इस टाइप का है, अगर आप मतलब ऐसे चौंकाने वाली कोई बात अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। मिथ ये है ना कि लोगों को लगता है कि बहुत ही लग्जूरियस लाइफ है, बहुत पैसा है लोगों के पास, मेकअप आर्टिस्ट बहुत मतलब ग्लैमर दुनिया से इतने जुड़े हुए हैं कि उनके मतलब सिर्फ ना पैसे देख रहे हैं लोग मेकअप आर्टिस्ट के पीछे। आप पैसे के पीछे मन भागो, उसके पीछे का जो पेन है, हदल्स हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपको खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, आपको घूमने का टाइम नहीं मिल रहा है, आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपको अपनी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपको इतना टाइम देना पड़ रहा है ना। आप कहते हैं ना, अगर आपको कोई चीज़ पानी होती है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ नहीं रखेंगे तो फिर आपको वो लग्जरी चीज़ जो चाहिए वो कैसे मुँह लेके नहीं मिल सकती। एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए उसकी वैनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? सब कुछ है सब कुछ एवरीथिंग, मतलब कोहिनूर और मेकअप आर्टिस्ट का जो मेरी जो वैनिटी है और एक तरफ कोहिनूर है, मैं इधर ही रहूँगी। जैसे आप अपनी वैनिटी जब बनाते हैं तो आप उसमें जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे रखते हैं, या फिर सस्ते कोई भी डाल देते हैं, या फिर देख के कि मिड रेंज के, हाई रेंज की, मतलब वो वैनिटी अगर किसी यंगर जो अभी इस फील्ड में आ रहा है उसको अगर बनानी है तो वो क्या कोशिश करे, क्योंकि सामान बहुत महंगे आते हैं। ओके, हमारे पास हर टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक इकोनॉमिक रेंज में होते हैं, ड्रग स्टोर कहते हैं वैसे, और एक हाई एंड ब्रांड्स में होते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास मेकअप के कोटेशंस होते हैं, हम उनको सेंड कर देते हैं वो चीज़, ठीक है। अब वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ड्रग स्टोर में जाना है या हाई एंड ब्रांड में जाना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट। और जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके तो ऑलरेडी गारंटी बनी हुई होती है, उनके जो सिखाने वाले होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो उनको बता देते हैं कि उनकी वैलिडिटी कितने तक की होनी चाहिए, कितनी बननी चाहिए। धीरे धीरे आपको क्लाइंट्स मिलने लगते हैं, आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते रहिए। जैसे मेकअप इंडस्ट्री में अगर कोई आ रहा है तो उसको नेटवर्किंग के लिए क्या करना चाहिए, और क्लाइंट हैंडलिंग आपके हिसाब से वो कैसे करना चाहिए उसको? देखिए, क्लाइंट हैंडलिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत बार आप क्लाइंट क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या नहीं डिमांड कर रहे हैं ना, आप उनके डिमांड के हिसाब से आप उनको काम करके ले रहे हैं, बट बहुत बार क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लग जाती है, और उनको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, दैट डजंट मीन कि मुझे गुस्सा आना चाहिए या मैं थोड़ी रोड जाऊँगी, नहीं, मुझे काबिल इस चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि शी इज़ पेइंग फॉर दैट, ठीक है, और ही इज़ पेइंग फॉर दैट, ठीक है। उनका पैसा लग गया है और उनका वो स्पेशल डे है, उनको उस दिन बहुत अदब दिखना है, तो वो हमसे ही उम्मीद करते हैं कि ये कुछ तो अच्छा करके देगी। आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट वर्क याद है? आपको कैसे मिला था और आप कितनी एक्साइटेड थी उस काम के? माय गॉड, ये तो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। मैं बताना चाहूँगी कि मैं मेकअप कोर्स कर ही रही थी 2019 अगस्त में, सितंबर होते होते मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो सितंबर में मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, पूर्णिमा नायक का, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, मेरा उनसे ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी रोज़ फ़ोन पे बात होती है, हम रोज़ मिलते हैं। हम कभी ऐसे मतलब बाहर निकले हैं कहीं या किसी इवेंट में दिख गए तो मिल लिए, ऐसा है। बट उन्होंने मुझे मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम दिया था। कोर्स करते करते उन्होंने मुझे बहुत दिया था कि राखी मेरे इवेंट में है, मेरी क्लाइंट है, उनका ना मेकअप करना है यार, उनका एंगेजमेंट है। तो मैं बहुत शॉक थी उस टाइम, तो मैंने बोला यार अभी तो मेरा मेकअप कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 1 वीक अराउंड कुछ बचा हुआ है। आज मेरी क्लाइंट को भी ये बात फर्स्ट टाइम पता चलेगा, एंड आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने इतना भरोसा रखा मुझ पर। मतलब फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट को हैंडल करना और इतना अच्छा रिजल्ट उनको देना, मतलब उनके हिसाब से उनको जो चाहिए था वो रिज़ल्ट उनको देना, बहुत बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए। तो मेरी वो दोस्त है जो पूर्णिमा, उसने मुझे वो क्लाइंट दिया था। और मैंने फिर अपनी मैम से ये बात जागी रही कि मैम आज एक कॉल आया था मेरे पास एंगेजमेंट मेकअप के लिए, तो मैम मैं क्या करूँ? तो मैम बोली तुमने मना किया तो नहीं? मैंने बोला नहीं मैम, मैंने मना नहीं किया। तो मैम ने बोला कि बिल्कुल करना भी नहीं, तुम तो बहुत अच्छा मेकअप कर रही हो और बिल्कुल जाओ करने के लिए। तो फिर मैं मैम को बोली मैम मैं फ़र्स्ट टाइम फ्लाइंग कैसे अटेंड करूँगी? तो मैम ने बोला हमेशा यही सोचती रहोगी तो फर्स्ट फ्लाई कैसे मिलेगा तुम्हें? तो एक पॉजिटिव साइड दिखाया मैम ने मुझे और बहुत मोटिवेट करती रही कि मुझे
तो मैंने वो क्लाइंट किया, फिर मैंने मैम से ही रेपुटेशन वगैरह सारी चीज़ें ली, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था क्या चार्ज करना है, तो उस टाइम तो बहुत कम ने काम किया था। फिर वो मेरी दोस्त थी जिसके कारण वो क्लाइंट मुझे मिले, और उनको इतना अच्छा लगा मेरा काम कि वेडिंग में भी उन्होंने मुझे ही हायर किया था। आपको आपका पहला पे याद है आपको कितना पैसा मिला था? 3000। और आप अपनी मैम को बहुत मानते हैं ना, आप उनको गुरु माँ बोलते हैं। मैंने आपके कई पोस्ट वगैरह देखे, प्रीवियस जो पॉडकास्ट है उनके बारे में भी जिक्र आपने किया, तो उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया हर चीज़ में। मतलब वो थोड़ा सा भी अगर मेरे माइंड में नेगेटिविटी आती किया था तो वो उसको तुरंत वॉश करती थी कि नहीं, नेगेटिव होना ही नहीं है। मैं कहा नेगेटिव क्यों होना है। बहुत बार मतलब जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैं धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया जब मैंने, तब भी बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है हम लोगों को, तो लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो वैसी है, लाइक नेगेटिव वर्ड्स। तो मैंने मैम को, मुझे ना बुरा लगता था, बहुत बार रोना आ जाता था मुझे, तो मैं मैम को जाके बता दी थी, मैम मुझे ना उसे कुछ पूछना आ रही है, मुझे कह दी कि हाँ कुछ, तो मैं उनको बता दी कि मैम मैंने तुम्हारे में ऐसा सुना, अपने बारे में वैसा सुना। तो मैम ने बोला तुम ग्रो कर लियो बेटा, तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बट कभी भी याद रखना कोई भी इंसान अगर ग्रो करना होता है ना तो उसके लिए 2-4 बातें मार्केट में होती, तो आप इग्नोर करो उस चीज़ को। मेकअप आर्टिस्ट और पार्लर वाली दीदी में क्या अंतर है? अगर आपको कोई चलते फिरते बोल देता है अरे ये पार्लर वाली है, तो आपको बुरा लगता है? मैंने ना अभी तक इस चीज़ में रिएक्ट नहीं किया, कभी भी नहीं, क्योंकि देखिए क्लाइंट्स को मेकअप आर्टिस्ट आ रही है, हम जैसे वेन्यू सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो हम वेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि सब एकदम प्रोफेशनल है, बहुत हायर एजुकेटेड हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हर टाइप के लोग हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड होना भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो वो आपको पार्लर और मेकअप आर्टिस्ट्री में डिफरेंस बताए, ऐसा नहीं है। वो इस फील्ड के हैं नहीं, आप वहाँ अपनी वैनिटी लेके जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया पार्लर वाली दीदी है, तो मैंने इस चीज़ को ना कभी माइंड नहीं किया, नेगेटिव नहीं सोचा। बट बहुत बार क्लाइंट्स ही कई बार बोल देते हैं कि जैसे ब्राइड है, ठीक है, वो हमारे एज ग्रुप की होती हैं, 1-2 साल बड़ी हैं, छोटी हैं, तो वो ना बोल देती है कि मम्मी वो पार्लर वाली दीदी नहीं है, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, या जो भी उनके फैमिली मेम्बर हैं उनको वो क्लैरिफाई करनी है कि अरे पार्लर वाली की वो होती है मम्मी इसके पहले मैंने जो ब्यूटी सर्विसेज ली है ना, ब्यूटी पार्लर में जाके या सैलून में जाके, तो वहाँ पे ब्यूटी का काम होता है, और ये पार्लर ये मेकअप आर्टिस्ट। मतलब अगर आप किसी को बताना चाहे बेसिक डिफरेंस दोनों का, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक ब्यूटिशियन, एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में यही डिफरेंस है कि जो ब्यूटिशियन होती है वो आपको ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की चीज़ों के बीच मतलब हाँ, लाइक ब्यूटी सर्विसेज लाइक फेशियल हो गया, स्पा हो गया, वैक्सिंग हो गई, ये सारी चीज़ें एक ब्यूटिशियन का काम है, ठीक है। और मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्लाइंट के नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करने का काम करते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है जो लोगों को समझना है, और डिफरेंस डेफिनेटली दोनों में है। जो ब्यूटिशियन है अगर वो मेकअप नहीं जानती तो वो मेकअप नहीं कर सकती। आजकल के सारे पार्लर में आपने देखा होगा, ये सैलून में बहुत सारे ऑलमोस्ट जितने भी वहाँ पे ब्यूटिशियंस होते हैं उनको थोड़ा सा मेकअप सिखाया जाता है, उनको आता है मेकअप, तो है अब लोगों ने बना ही है पार्लर वाली दी। मतलब इस चीज को ईगो में नहीं लेना चाहिए। ईगो में नहीं लेना चाहिए आपको, अगर आप वहाँ पे अगर आपको लगता है कि जस्टिफाई कर देना चाहिए आप कर दीजिए, ईगो में मत कीजिए। मुझे तो मैंने कभी नहीं लिया शायद, और बाकी सामने वाले का क्या ना ही सेट है वो तो मैं पढ़ नहीं सकती। मेरा एक बेसिक सवाल है, आपके पास भी बहुत लोग क्लाइंट लेके आए होंगे या फिर फोटोग्राफर्स लेके आए होंगे कि ये जो मॉडल है, या फिर क्लाइंट बोली होगी मेरा जो पिंपल है, मेरा जो टेक्सचर है, इसको पूरा प्लेन कर दो, क्या ये मेकअप से पॉसिबल या फिर करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए जो आपके रेकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, ठीक है, वो हमेशा विजिबल होंगे। पिंपल जो बम हो जाते हैं, उठे हुए जो मार्क्स हैं वो हमेशा दिखेंगे। आप क्या चीज़ें हाइड कर सकते हैं मेकअप से? आप आपके डार्क सर्कल्स हाइड कर सकते हैं, पिगमेंटेशंस हाइड कर सकते हैं, अपने स्कार्स हाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम नॉट अ मैजिशियन, ठीक है। तो ये चीज़ ना क्लाइंट्स को भी समझनी चाहिए, और जो लोग जो सिर्फ देख रहे हैं ना, बाहरी अपीयरेंस है जिनका, जो बाहर से देख रहे हैं, उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मेकअप है, ये सिर्फ कुछ चीज़ों को हाइड कर सकता है, ये प्रॉपर आपके स्किन का टेक्सचर नहीं दे। उसके लिए प्लास्टिक, उसके लिए आप जाइए डर्माट के पास जाइए, कॉस्मेटोलॉजी भी होता है, आप वहाँ जाइए, आप अपने स्किन दिखाइए उनको, और अगर आपको आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। आजकल हर टाइप के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ आपकी चीज़ों को हाइड कर सकता है, आपके नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस कर सकता है, क्या इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक मॉडल भी है, आपने टाइटल भी जीता है,
तो आपका मतलब एक मेकअप से वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मतलब आप अचानक आपको मन में क्या आया कि मेरे को इस फील्ड में भी जाना चाहिए? देखिए मेकअप से ना पहले ही एक्चुअली 2018 में ओरीफ्लेम का नाम सुना होगा, उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी मैं। उनके ना प्रोडक्ट्स लॉन्च होते थे, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड आलिया नाम है उनका, उनके थ्रू मुझे मिला था। ठीक है, वो मेरे साथ तो जब मैं बैंकिंग कोचिंग करती थी ना तब वो मेरे साथ कोचिंग में आती थी, तो उनके थ्रू मिला था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि राखी मैं ओरीफ्लेम में एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ, तो हमें ना मॉडल की नीड है और मुझे तू एज अ मॉडल बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी रैंप में या स्टेज में चली भी नहीं थी उसके पहले। तो फिर हानी बोला यार मेरे तो बहुत न्यू है, देखते हैं। तो उसने बोला नहीं, ऐसा आउटफिट लगेगा, बस तू रेडी हो गया था। मैं रेडी होकर के चली गई और जो प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च कर दिया, उसके बाद से हर मंथ कंटिन्यूसली हर 2-3 मंथ में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च होते थे जो मैं करती थी। तो वहाँ से मॉडलिंग वाली जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे अब मॉडलिंग वाली जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है, तो उसमें आप अभी नए मॉडल्स को भी देखते होंगे क्योंकि आप सिखाते भी है। तो उनके ऐसे क्या डाउट्स रहते हैं, उनके सबसे बड़ी उनकी गलतफहमियाँ क्या है, मतलब मिथ क्या है उनमें कि ऐसे करने से मेरे को मॉडलिंग शो मिलेगा? तो सबसे पहले मतलब मैं कोई नैरो माइंडेड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रायः सुनो छोटे कपड़े पहनूंगी तो मैं मॉडल बन जाऊंगी, मैं रैंप में चलूंगी तो मैं मॉडल बन जाऊंगी। आपके हिसाब से मॉडलिंग क्या है? मॉडल्स की ना ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, उनको ये जो लगता है कि छोटे कपड़े पहनना इज मॉडलिंग इज़ नॉट अबाउट छोटे कपड़े पहनना सबसे पहले तो। और बहुत लोगों को लगता है कि सुंदर है तो मॉडल बन ही सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर आप अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉडलिंग में खूबसूरती के इतनी ही मायने हैं, तो आप पिछले कितने सारे पेजेंट और टाइटल होल्डर्स को देख लीजिए, सर्च करके गूगल में सब मिल ही जाएंगे आपको। तो और रैंप में चलने से मॉडल नहीं हो जाते। लास्ट एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मुझसे क्वेश्चन किया था ब्यूटी ड्रेन के बारे में, है ना। तो देखिए, आप ब्यूटी हैं, आप खूबसूरत है, आपके पास खूबसूरती है, तो वो आपका प्लस पॉइंट है। ब्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस होना बहुत, इंटरनल ब्यूटी बहुत मैटर करती है। आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है आपकी अच्छी, आपको ये नहीं पता है कि आपको कब किससे किस तरीके की बातें करनी चाहिए, ठीक है, आपको ये नहीं पता है कि सिर्फ 6 इंच का हील्स पहन लेने से, रैंप में चलने से आप मॉडल नहीं कहला चाहते। उसके लिए आपको अगर कैटवॉक बहुत अच्छे से आता है तो आप मॉडल नहीं बन जाते। ठीक है, उसके बहुत सारे बेसिक्स हैं। जैसे मेकअप, मैं कब सीखूंगी मेकअप? जब मेरा थ्योरी क्लियर होगा मैं तभी प्रैक्टिकल कर पाऊंगी ना। वैसा वो भी है, आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें क्लियर ही नहीं है, आपका माइंडसेट क्लियर ही नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप 6 इंच के हील्स पहन के अगर वॉक कर पा रहे हो रात में तो आप मॉडल हो। मेरे हिसाब से नहीं हो। और ये जो छोटे कपड़े पहनने वाला जो आपने बात कही, मैंने बहुत बार सुना है कि जब बहुत बार शूट के लिए मॉडल्स चाहिए होती है तो मैं अपनी प्रोफाइल शेयर करती हूँ, तो मेरा प्रोफाइल स्टॉक किया जाता है। और बहुत लोग मुझे भी बोल भी देते हैं कि यार एक भी बोल्ड ड्रेस नहीं पहना है, एक भी इसने छोटे कपड़े नहीं पहने हुए, तो ये मॉडल तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मिथ है, उनकी गलत फहमी है। मुझे लगता है उनको भगवान सद्बुद्धि दे थोड़ा, और मॉडल के बारे में और मॉडलिंग के बारे में उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गूगल आप सबके हाथ में है, ठीक है, और नहीं मिल रहे तो किसी अच्छे ट्रेनर के पास बैठे और सारे नॉलेज को ले। ये मिथ आज भी क्लियर हो जाएगा। आप भी एक मॉडल है और आप साड़ी में बैठे और ऑनेस्टली आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आजकल ये हो गया कि मॉडल्स एक शो कर लेते हैं, उसके बाद हम फ़ोन लगाते हैं कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप शो जीत गए हो लेकिन आप स्टार्ट करते हो, तो आओ हम आपके साथ फ्री में शूट कर लेते हैं, फिर कोलैब में शूट करते हैं। मैं एक शूट के लिए जैसे हमने कॉल किया, हमारे साथ ही होता है, हम कॉल कर दे तो उनका ऐसा जवाब आता है, मैं ये शो में मैं जीत गई हूँ, ये शो में क्यों, मैं आपके साथ फ्री में काम नहीं करूँगी, मैं आपके साथ पैसे ही लूँगा। और वो स्टार्टिंग ही कर रहे जर्नी। तो उनके लिए आप क्या सजेशन दे रहे हैं? उनकी इस एटीट्यूड को हम कैसे हैंडल कर सकते? बीइंग अ फोटोग्राफर मैं आपसे एडवाइस चाहता हूँ। देखिए, जब हमने स्टार्ट की थी मॉडलिंग 5 या 6 ईयर्स बैक, तो उस टाइम ऐसा था कि बस एज अ मॉडल हमारा शूट हो जाए, है ना, हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए उस टाइम, क्योंकि लोग यही बात करते थे कि पोर्टफोलियो बनाओ। हाँ, पोर्टफोलियो को ना मैंने कभी आज तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया एज अ मॉडल। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे एज अ मॉडल काम नहीं मिला कर, ठीक है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस होंगी तो डेफिनेटली हर दिन मुझे काम आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सबसे पहली बात, क्राउन जिनको मिलता है अभी मॉडल्स को जो मैं देख रही हूँ, क्राउन मिलते ही ऐसा एटीट्यूड आता है कि अब तो मेरे पास क्राउन है, अब तो मैं मॉडल बन गई, अब लोग आएंगे मेरे पास। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है हर बार, ठीक है, क्योंकि आपने फेमिना बस इंडिया का टाइटल होल्ड करके नहीं रखा हुआ, ठीक है, आप मिस यूनिवर्स नहीं बन गए हो, आप मिस वर्ल्ड नहीं बन गए हो, ठीक है, आप वहाँ की मॉडलिंग इंडस्ट्री से
यहाँ की मॉडलिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकती। जमीन आसमान का। बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। वहाँ की मॉडल्स कितना मेहनत करती है ना उस मुकाम को हासिल करने के लिए, यहाँ की मॉडल्स को पता ही नहीं है। ये वही बात हो गया, आप फरारी में यहाँ का डीजल भर के चला रहे हो। एग्जैक्टली तो बहुत मेहनत है मॉडल को खुद को ग्रूम करने के लिए, बहुत टाइम देना होता है, बहुत एक्सपेंसेस लगते हैं उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक क्राउन आपको मिल गया किसी पेजेंट में और आप अब मॉडल बन गए तो अब आपकी सिर्फ जी हजूरी हुई है। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत मेहनत करना होता है। आप कोलैब्स भी करते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं कोलैब यहाँ पे नहीं कर सकती, ठीक है, आपका मन नहीं है, आप मत करिए, लेकिन आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिप्लाई करिए सामने वाले को। आपका नेगेटिव एटीट्यूड ना आपका करियर खराब कर सकता है कहीं ना कहीं। जैसे आजकल बहुत सारे शोज हो रहे हैं, हम भी करते हैं शोज, हम भी करते हैं, तो आपका क्या क्या है? जैसे जो मॉडल्स आ रहे हैं उनको क्या देख के किसी शो में पार्टिसिपेट लेना चाहिए? क्योंकि फ्रॉड भी कई लोग कर देते हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सब कई बहुत अच्छे शो करते हैं, मैं जिनको जानता हूँ मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो बहुत अच्छे शोज ऑर्गेनाइज कराते हैं। लेकिन कई ऐसे ना जो मतलब सिर्फ आपसे पैसा ले लेंगे लेकिन आपको कुछ और बोलेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं देंगे। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो कैसे अपना मतलब रिसर्च करें किसी भी शो पे आने के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो बहुत सारे शोज़ ऐसे होते हैं पिलाएंगे जो पिछले 10 साल से 8 साल से होते आ रहे हैं, ठीक है। साल में सिर्फ वो एक शो निकालते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले आप उसका बैकग्राउंड जान लो, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो घर पे बैठ के, ठीक है। घर पे बैठ के नहीं कर सकते तो अपने सीनियर्स लोगों से कर लो। सीनियर्स लोगों से बात नहीं करना चाहते आजकल के मॉडल्स, इतना एटीट्यूड आ गया है कि मतलब ठीक है ना, इस टाइप का। एक मैंने अभी के मॉडल्स को भी देखा है कि मैं तो चाहती हूँ वो सामने आए, अच्छे से ग्रो करें, खुद के ऊपर काम करें, और जो उनके जूनियर्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने, और जो उनसे सीनियर हैं, जो एक्चुअली जो लगता है ना कि ये सीनियर है, इनसे सीखा जा सकता है, उनकी रिस्पेक्ट करो, वो सामने से आपको चीज़ें आके बताएंगे। बहुत सारे पेजेंट्स में मैं जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ, लाइक मैंने जो पुराने पेजेंट्स ने कोरियोग्राफ किया हुआ है तो वहाँ के मॉडल्स अभी आते हैं। अभी किसी शोज़ में अगर मैं जा रही हूँ एज अ रूल है तो मुझे आके बोले कि हेलो मैम आप कैसे हो, बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे, रीड करेंगे। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अभी भी मैम बोलना ज़रूरी है क्या? तो मैं पूछती हूँ मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। नहीं, उस टाइम तो आप ग्रूमर थे ना, तब हम मैम बोलते थे, अभी भी मैम बोलना ज़रूरी है क्या? तो फिर मेरा सिर्फ एक सिंपल सा रिप्लाई जाता है, सब टू यू, आपको जो अच्छा लगता है आप बोल सकते हैं। गुरु तो हमेशा गुरु रहता है ना, आप कितने भी ऊंचे हो जाओ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आजकल जो रैंप शोज हो रहे हैं इसमें क्या चीज देखा जाता है एक किसी को जज करने से पहले, विनर बनाने से पहले? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी को विनर बना रहे हैं, अगर वो मेल है या फीमेल है, मैंने सबसे अभी आपको मैंने एक बात कही थी कि मॉडल होने का मतलब ये नहीं कि आपने घिसना ही रैंप में चल लिया। आप उस मॉडल के इनर क्वालिटीज़, उनकी इनर ब्यूटी क्या है आप वो देखिए, उनको विनर बनाना वर्क है या नहीं, वो इन फ्यूचर अपने जूनियर्स के लिए को इंस्पायर कर पाती हैं या नहीं, कुछ अच्छे मैसेजेस दे रही हैं या नहीं, सोसाइटी को अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं। जैसे आपने क्लबिंग एंड एवरीथिंग की बात की, ये सारी चीज़ें मॉडलिंग में भी कि मॉडल में बल्कि तो मेकअप से ज़्यादा है वहाँ, बहुत ज़्यादा है। तो एज अ मॉडल ही आप मुझे कहीं नहीं देखेंगे कि मैं किसी भी इवेंट के आफ्टर पार्टी में आपको नहीं दिखूंगी, बिफोर पार्टी में नहीं दिखूंगी, कहीं नहीं दिखूंगी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। हो सकता है मुझे इंटरेस्ट होता है, मैं ये नहीं कहती कभी कि अगर कोई जा रहा है तो वो गलत है, नहीं कहती मैं कभी। अच्छा है, इन्जॉय कर रहे हैं, एटलीस्ट दे आर इन्जॉइंग द लाइफ। मुझे इंटरेस्ट नहीं आता तो मैं नहीं चाहती। तो बेसिकली यही है कि जो बिगनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, अभी के जो मॉडल्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगी, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करिए और सीखिए कुछ उनसे, अच्छा पॉजिटिव साइड लेके चलिए। मॉडल्स के अंदर जो एटीट्यूड होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, मॉडल्स बहुत काम होती हैं। ये नहीं कि आए गए कुछ भी बोला और चले गए। ये सारी चीज़ें ना कहीं आपके खुद के एक अच्छे इमेज को ख़राब कर रही होगी। आपकी जर्नी कैसे चालू हुई मिस 2020 भिलाई, सॉरी मिस भिलाई 2020 की जर्नी कैसे चालू हुई? देखिए, मुझे ना बेसिक मतलब मैं बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं मिस नहीं बन जाऊँगी, ठीक है। उसके पहले 3-4 शोज़ मैंने किए थे तो किसी में कुछ मिला नहीं था, डिस्क्वालीफाई थी। तो और मैं ऐसी ही थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी ना, एक होता है ना, और मैंने मॉडल्स को देखा बैंड स्टेज जाके रोने लगते हैं क्योंकि वो इतना मेहनत किया, उनमें उतने पैसे लगते हैं, उनके घर वालों से लड़ाई झगड़ा कर के मॉडलिंग करने आते हैं बच्चे। तो मैंने भी किया, बहुत स्ट्रगल था उसमें, बट ना मुझे रोना नहीं आया कभी। मुझे ये लगता था कि ठीक है यार, शायद ही नहीं बनी उस चीज़ के लिए, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी।
तो जब मिस विलाई का ऑडिशन चल रहा था ना यहाँ पे, मिस्टर एंड मिस विलाई का, वो सिटी वाइज हो रहा था एक्चुअली ये वाला शो 2020 में। तो जब मिस विलाई का ऑडिशन हुआ था तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी ऑडिशन देने। हम ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए थे, बड़ा मज़ा आया, खुश हो गए। फिर उसके बाद ना बहुत सारे राउंड्स क्लियर करने थे उसमें, फिटनेस राउंड, टैलेंट राउंड और कुछ कुछ राउंड्स थे उनके, सेमीफाइनल राउंड्स। तो सब ने क्लियर किया मैंने। और फिर फिनाले वाले दिन भी फर्स्ट राउंड में भी मैंने क्लियर किया, सेकेंड राउंड में भी क्लियर किया, फिर थर्ड राउंड में भी मैंने क्लियर किया। अब कंपटीशन बढ़ गई थी, फिनाले थर्ड राउंड होते होते टॉप 5 में से किसी टॉप 3 को ही निकालना है। और वहाँ पे भी हर मतलब एक पेजेंट का होता है ना कि हर मॉडल से आप 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो। वहाँ पे मुझसे 4-5 क्वेश्चन किया गया कंटिन्यू, और मैं सोच रही हूँ चल गया अब तो रख जाओ भाई। और कोई एक जज क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, 2 जज ने कर दिया, सारे ने किया कुछ ना कुछ, ठीक है। और बाय गॉड ग्रेस मेरे पास हर चीज़ का आंसर था, तो मैंने दिया और मैं बन गई 8 मार्च 2020 मिस विलाई छत्तीसगढ़। और मैं बहुत खुश थी उस दिन। मतलब आपको बहुत मतलब ऐसा लगा हो ना कि कुछ अलग ही मैंने अचीव अचीव क्या दिया। अच्छा हाँ, तो फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुई, और जैसे ही कुछ अच्छा मिला, जस्ट आफ्टर 12 डेज कोविड लग गया। 20 मार्च 2020 आई गेस है ना, उसी उस डेट। तो आप सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। हाँ, तो इसका कोई वो भी नहीं था। और बता रही हूँ उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद जो भी मेरे अचीवमेंट्स थे उस बीच के, ठीक है, जो भी हमारा फ़ोटो शूट हुआ था, पोर्टफोलियो वगैरह जो उनकी तरफ से प्रोवाइड हुआ था हमको, तो वो सारे मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में डाल रखा था। तो कुछ दिन के बाद ही मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। कोई बाहर का था, आउट ऑफ इंडिया, किसी ने हैक कर लिया था। और इस टाइम साइबर क्राइम वालों ने उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ऑलरेडी कोविड की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उनका था कि जो मेन जिस वजह से लोग इतने परेशान हैं हम उसमें पहले ध्यान देके। तो अब तो साइबर क्राइम वाले काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। मेरा सोशल मीडिया 2-3 बार हैक हो गया है। तो लास्ट टाइम भी मैंने जब पुलिस की हेल्प ली, कि साइबर क्राइम वालों की हेल्प ली, तो मुझे तुरंत उन्होंने सारी चीज़ें सही करके ले गया था। तो उस टाइम पे वो एक और बड़ा चैलेंज था कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, अब मैं कैसे काम करूँगी। बट ठीक है, 1-2 महीने तक नहीं बनाया कुछ न्यू अकाउंट वगैरह, उसके बाद फिर से बनाया, जो आज तक चल रहा है। उसके बाद आप किसी पेजेंट शो में एज अ कंटेस्टेंट क्यों नहीं देखी, आप सिर्फ सिखाने क्यों लगे? क्योंकि देखिए, पेजेंट में जब मेरा फेमिना मिस इंडिया करने का बहुत बड़ा ड्रीम था, बट उस टाइम पे अब उसमें एक एज क्राइटेरिया भी, अब 24 के बाद उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जब मैंने किया था अप्लाई, उस टाइम में 23.5 कुछ की थी मैं, कि 24 होने मेरे 6 मंथ्स कुछ बचा हुआ था। बट और मैंने अप्लाई तो कर दिया था, मुझे यही पता था फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्योंकि उसमें बहुत एक्सपेंसेस है। उसमें आपको कोर्स करना होता है, वो 12 दिन का कोर्स होता है, उसमें कुछ लाख रुपीज़ आपके खर्च हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और फेमिना मिस इंडिया में जाने के लिए बहुत अच्छे जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट है, लाइक कोकोबेरी आपने सुना होगा शायद, और HPR गर्ल्स हैं। तो यहाँ आपको जाने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और आने वाले मॉडल से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छे मॉडल चूज़ करने हैं तो अर्न अच्छे से करिए, और जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। ग्लैमर इंडस्ट्री में आने के लिए फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर भी ना लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। बट अगर आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है आपकी, आपको पता है कि मुझे किस तरीके से फाइट करना है, तो उस बार अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं भी कर रही होती है ना, तो आप लड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। इंटरनली आपको पेन हो रहा होता है कि कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स होते हैं हमेशा सपोर्ट में, बट फ्रेंड्स होते हैं ना, बट वो हर बार आपके लिए खड़े नहीं हो सकते, वो हर उस जगह पे स्टैंड नहीं कर सकते जहाँ पे पेरेंट्स आपके लिए स्टैंड ले लेते हैं। मैंने देखा है कि बार बच्चे गलत होते हैं, फिर भी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया उनका मजाक ना बनाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते रहे, जो यंग जनरेशन आ रहा है उनको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस फील्ड में डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है? डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप नहीं कर पाओगी वो सारी चीज़ें जो आप नहीं कर पा नहीं मतलब जो आप करना चाहते हैं बेसिकली। तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारा एक रूटीन था ना, सुबह हमको 5 o'clock एनी हाउ उठना है, क्योंकि 6:30 हमारी बस आ जाती है, 6 अराउंड हमारी बस आ जाती है, तो हमको रेडी होना है। मम्मी तो इधर लंच बना रही होती है हमारे लिए, हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और हम निकल जाते हैं बैग पैक करके रेडी होके, ठीक है। तो जैसे फिर हम स्कूल गए, वहाँ पे पूरे क्लासेस अटेंड किए, जैसे स्कूल ओवर हुआ हम घर आए, 1-2 घंटे का आराम नाप लेते थे, फिर उसके बाद हम ट्यूशन चले जाते थे, कोचिंग ट्यूशन्स जो भी थे उस टाइप पे।
तो उसके बाद फिर आप घर आ रहे हो, एक आध घंटे आपको खेलने के लिए दे दिया जाता था, जाओ बाहर खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो, है ना। फिर उसके बाद आप घर आ रहे हो, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, जो आपको पढ़ाया आपको वो रिवीजन करना है। तो कितना अच्छा डिसिप्लिन सेट है कि आपको 9 o'clock खाना खा लेना है, 8:30 खाना खा लेना है, 9:30 एंड अराउंड सो जाना है। तो वो जो डिसिप्लिन, हाँ वो डिसिप्लिन हमेशा होनी चाहिए। देखिए जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मॉडल की हूँ, तो हमारा तो कोई टाइम टेबल होता नहीं है। ऑफ सीज़न में हमारे पास है कि हम पूरा रूटीन फॉलो कर पाएँ, लेकिन जब सीज़न है वेडिंग का तो उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत बार ब्राइड्स के मुहूर्त होते हैं मॉर्निंग के 5 बजे के, 6 बजे के, तो आपको 3 बजे ही उठ के रेडी होना है और उनकी वेन्यू में पहुंचना है, क्योंकि ब्राइड को चाहिए 2 ढाई घंटे 3 घंटे तो चाहिए ब्राइड को रेडी करने के लिए। फिर उनके पूरे दिन के फंक्शंस हैं, कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, संगीत लगे हुए हैं, मेहंदी लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। आप 12 घंटे 17 घंटे ऐसे काम कर रहे हो, बंदा 15 घंटे, तो उस टाइम में तो रूटीन आप सेट नहीं कर सकते, लेकिन रिटर्न आने के बाद आप रूटीन सेट कर सकते हैं अपना। तो वही है कि डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप अपनी चीज़ें टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ भी वैसे बहुत स्लो ग्रोथ होता है। जैसे आपने बताया ग्रोथ, ये एक शब्द है जिसके लिए हम सब काम करते हैं। तो मॉडल को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस फील्ड में ग्रोथ करे, या फिर किसी भी अगर फेमिना में जा रहे हैं तो वहाँ अगर उनको विनर बनना है तो वो ऐसा क्या तैयारी करके जाए कि वो जीत सके? इंटेलिजेंस, ठीक है, और सब डिसिप्लिन की जो बात मैंने कही, डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैं यहाँ जा रही हूँ और मुझे कुछ तो करके आना किसी है। शो पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं जो सुना हूँ मैं वो पूछ रहा हूँ। कई बार मॉडल्स को, फैशन डिज़ाइनर्स को बोला जाता है, मतलब कुछ थर्ड पार्टी चीज़ें ऑफर करने को बोला जाता है, तब हमको विनर बनाएंगे, तो उसके लिए वो कैसे डील करे वहाँ पर? या फिर आपको इतने साल में जब आपको ऐसा कोई ऑफर आया है कि आप मेरे साथ ये कर दो या फिर मेरे को ये दे दो तो आपको विनर बना दूंगा? बिल्कुल आते हैं, ऐसे आते हैं, बट मैंने उन चीज़ों पे ना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये लगता है, क्योंकि देखिए मॉडलिंग में अभी ना ऐसा हो गया कि पैसे दो और विनर बन जाओ, पैसे दो क्राउनिंग करा लो। फिर आपने क्राउन तो ले लिया, ठीक है, इतना बड़ा सा क्राउन मिल गया, इतना ब्यूटीफुल सा, आप तो खुद में ये चीज़ पता है कि आप उस लायक हो या नहीं, पहले आप लायक तो बचाओ। जब आप मॉडलिंग में जीते तो आपको भी कई लोग बोले होंगे ना कि यार ये पैसा दे के जीत गई होगी, ऐसे टाइप के नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं और क्रिटिसिज्म। उसको एक फेस करने के लिए मॉडल को क्या कुछ स्टेप करने से, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमको बुरा तो लगता है, अगर हम बोलेंगे हमको बुरा नहीं लगता तो ये तो झूठ है। उससे वो डील कैसे करे, क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं। देखिए जब मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, जब मुझे बोला लिया, तो मैंने कहा मतलब वह इतनी ओसन कि उस टाइम में 5 या 6 years बैक, कि कोई कुछ बोल दिया तो फाइट नहीं कर सकती मैं किसी से, मतलब मुझे लड़ाई झगड़ा बहस मौलवी बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत नफरत है इन सब चीज़ों से मुझे। आप मेरा हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए ना, मेरा आज तक कभी किसी से फाइट नहीं हुआ है, कभी नहीं, और कभी हो भी ना। तो जब मैं ये सारी चीज़ें सुनती थी ना, तो जो मेरे सीनियर्स थे मैं उनको बताती थी कि मुझे ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, ऐसा को कुछ था नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि मॉडलिंग इंडस्ट्री है, ये सब चलता रहता है, लोग बोले इग्नोर करना और आगे बढ़ना, ठीक है। और मैंने खुद से ये चीज़ें सीखी कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। आप अगर मेरे लिए नेगेटिव हो और मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगी कि तुम और मुझ में डिफरेंस नहीं रह जाएगा, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कहीं पे भी हमेशा हर किसी को पॉजिटिव रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। जैसे आप जो जनरेशन आ रहा है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस जनरेशन में आना है तो किन बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए? आपकी तरफ से उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए मैं जिस लब से अभी के यूथ को देख रही हूँ, तो बहुत ही स्मार्ट हैं सब, है ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी हैं कुछ, तो अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बार आपको गिरा देता है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं उसमें फोकस रहिए, कंसिस्टेंसी लाइए, हर किसी की इज्जत करना सीखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप ये उम्मीद मत करिए कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट है अच्छी, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी, और आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसके बारे में आप हर दिन थोड़ा सा पढ़ाई करिए, थोड़ा सा भगवान से मन लगाइए। मैं हर किसी से बात कहती हूँ और हमेशा कहूँगी, आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। हाँ, तो मैं कहती हूँ ये बात हमेशा कि भगवान से मन लगाइए, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बातें कहीं भी शेयर करके हो सकता है 4 जगह आपका मजाक बन जाएगा, लेकिन आप अपने दिल की बात ऊपर वाले से कहेंगे तो आपका कभी मजाक नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत साइलेंटली कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है।
जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे हमने किसी का बुरा किया तो हम कहते हैं ना कर्मा विल बी बैक। हाँ, तो अब कर्मा आपको किस तरीके से मिल रहा है ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। आज आपने मेरा खराब कर दिया, हो सकता है कल आपका कोई खराब हो रहा है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इसके कारण हो रहा है। नहीं, वो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने मेरा खराब किया था, उसका कर्मा बैक मिल रहा है आपको। तो बस वही चीज़ है, मैं यही कहती हूँ हमेशा भगवान से थोड़ा दिल लगा के रखिए और बेफिजूल की बातों में बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करिए। अपने काम को टाइम दीजिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप उनसे जुड़े हुए रहिए हमेशा। और हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव साइड को देखिए, नेगेटिव साइड जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको कोई बोले यार राखी छत्तीसगढ़ में मॉडलिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? अगर आपको कोई मौका दे कि छत्तीसगढ़ में इस स्कोप को आगे बढ़ाने का, तो आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में मॉडलिंग का कोई स्कोप नहीं है मैं बोल सकती, ठीक है, क्योंकि जैसे कि वही आपने कोलैबोरेशन वाली बात की थी। हाँ, एक मॉडलिंग टाइम के बाद ना कोलैबोरेशन करना छोड़ना भी चाहूँ, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है वो ही काम, ठीक है। अगर उनके पास ये काम नहीं है, उनको इससे इनकम नहीं हो रहा है, तो वो कैसे ग्रो कर पाएगी? तो डेफिनेटली अगर मॉडलिंग में सिर्फ एक नॉट पार्ट टाइम, फुल टाइम मॉडलिंग करनी है तो आप मेट्रोज़ में जा सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मॉडलिंग इंडस्ट्री अभी इतना ग्रो नहीं किया मुझे जहाँ तक। हम सबको ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि ग्रो करे? सबको यूनिटी दिखानी होगी, आके आपस में काम करना होगा, सबको एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होना होगा। कोई किसी के बारे में बैड बिचिंग ना करे, हर कोई एक दूसरे के काम को सपोर्ट करे, चाहे वो मॉडलिंग हो। एक मेकअप आर्टिस्ट को मॉडल चाहिए होती है, हमको हमारा काम दिखाने के लिए मॉडल चाहिए, ठीक है। मेरी कोई पहचान में है या मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू फेस है, मैं ले सकती हूँ, ठीक है, उस टाइम पे मैं उनसे कोलैब के लिए बात कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इतनी कैपेबल इनफ हूँ कि मैं उसको पे कर सकती हूँ, उनके टाइम का एटलीस्ट उनको पे कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी डेफिनेट। मॉडल मेकअप आर्टिस्ट का ना बहुत एक्सपेंसेस होता है, मॉडल्स को पे करो, फोटोग्राफर्स को पे करो, वीडियोग्राफर्स को पे करो, अपने सेटअप्स रेडी करो, सारी चीज़ें करनी होती हैं। वैसे ही हर एक आर्टिस्ट के पीरियड में अपने अपने चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस, हाँ, अपने अपने एक्सपेंसेस हैं। और वही अपना काम दिखाने के लिए लोगों को आपको ये सारी चीज़ें तो। अब आप जाते जाते तो नहीं बोलूँगा, मतलब इस पॉडकास्ट को अगर हम समाप्त करते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी, जो एक मतलब आपके फाइनल एडवाइस है जो आप सबको देती है? बीइंग काइंड टू एवरीवन। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझसे हार्श होकर के बात करता है, कड़वे शब्द मेरे सामने अगर कोई बोलता है तो मैं कट जाती हूँ वहाँ से। नहीं पता क्यों, वो मेरा एक नेचर है, आप कह सकते हैं। हर किसी का अपना एक नेचर होता है। बहुत लोगों की आदत होती है, किसी ने मुझे अगर रूड होकर कुछ बोल दिया तो मैं भी रूड होकर रिप्लाई कर दूंगी, बात खत्म वहाँ पे, तूने किया मैंने भी किया, बात खत्म। मेरा ऐसा नहीं है, मुझे कोई कितने भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं उसको रिप्लाई हमेशा बहुत ही मतलब अच्छे शब्दों में ही मिलेगा, बहुत ही शांति से मिलेगा। और सामने वाला फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई कड़वे शब्द बोलता है। कि अगर तुमको लग रहा है कि मैं कहीं पे गलत हूँ या तुम्हारी चीज़ों में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ तुमको कहीं पे, तो तुम मुझे प्यार से आके समझाओ, थोड़ा सा कुछ अपनी एडवाइस दे लो, थोड़ा सा मेरे एडवाइस ले लो, बीच का करते एक साथ काम करते हैं ना, करके देखो, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जमाते हैं, करके देखो यार, मज़ा आएगा। क्या मतलब आप किसी से बैट कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, आज जिंदगी कल नहीं रहेगा। और आप मेरे ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे मेरे लिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा शेयर आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ, बहुत अच्छे अच्छे इंस्पायरिंग लोगों के साथ ऐसी पॉडकास्ट करते रहेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू मैम आने के लिए, क्योंकि ना मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं कैमरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता था क्या करना है। मैं यहाँ बैठ के कैसे बोल रहा हूँ ये पॉडकास्ट में, मेरे को नहीं पता। काफ़ी गलतियाँ होंगी इस पॉडकास्ट में, तो भी मैं इसको एडिट करके डालूंगा, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है जब तक मैं डालना नहीं चालू करूँगा ना, मैं नहीं सीख पाऊँगा। देखिए, गलतियों से ही इंसान सीखता है। अगर आप अपनी गलती खुद नहीं पकड़ेंगे ना, तो आप अपने आप में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं एक्सिक्यूट कर पाएंगे, ये मुझे लगता है। तो मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपनी गलतियों को पहले ढूंढती हूँ। एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग। मैंने शायद अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी यह कहा कि एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग। आपको एक्सेप्ट करनी है चीज़ों को, ठीक है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और जो मैंने एक बात कही
काइंड होना, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आप 2 शब्द किसी से प्यार से बोल देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और किसी से हार्श बोल के आप बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे, आप पूरे नीचे ही गिर जाएंगे। तो वो मेरा बिग बेसिक नेचर है कि मेरे से कोई थोड़ी सी भी बदतमीजी कर लिया तो फिर एक बोलते हैं ना कि फ्रेंडशिप में या किसी अच्छे रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा होना बहुत ज़रूरी है, फिर हमको पता चलता है सामने वाले का रियल नेचर। बहुत अच्छी बात है, आप पता करिए, आप शांत रह करके भी, बिना लड़ाई झगड़े के भी आप सामने वाले का रियल नेचर पता कर सकते हैं। इसके लिए लड़ाई झगड़े करना ज़रूरी नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप आए, क्योंकि ना जेनविनली अगर बोलूँ ना, मेरे सब्सक्राइबर 0 जैसे आपको पता है। इससे पहले भी मैंने बहुतों से बात किया, वो मना कर देते क्योंकि तुम्हारे पास सब्सक्राइबर नहीं तो हम क्या करेंगे आके। आप आके हमको सपोर्ट किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने आने वाली जनरेशन को बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शायद ही उनको कोई बताएगा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम।